हेलो बच्चों, मैं संजय यादव केमिस्ट्री फैकल्टी से ये चौथे वीडियो में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तीसरा वीडियो पढ़ा चुके हैं। तीसरे वीडियो में के आगे कुछ पाठ निहित प्रश्न दिए गए हैं। आज उन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानेंगे। प्रश्न है, ये पेज नंबर 14 है, 1.10 जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो चलिए, जालक बिंदु की परिभाषा कैसे हम जानेंगे। तो जालक बिंदु को जानने के लिए हम क्यूब बनाते हैं। यहां पर दो आयत बनाइए इस तरह। एक दूसरे को कोने से जोड़ दीजिए। अब प्रत्येक कोने पर यही बिंदु है, ये प्रत्येक कोने पर यही बिंदु है जो किसी भी क्रिस्टल जालक में ये उपस्थित होता है। और इस क्रिस्टल जालक एक रेखा से जुड़े होते हैं। देखिए, ये क्रिस्टल जालक है, ये रेखा से जुड़े होते हैं। तो जो क्रिस्टल में जो बिंदु होते हैं, ये क्रिस्टल जो बिंदु होते हैं, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक की हमने परिभाषा बता चुके हैं कि किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित एकक कोशिकाओं का जो निर्माण होता है और पूरे निर्माण होकर एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो इसमें जो ये बिंदु है, जो बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, इसी को हम जालक बिंदु कहते हैं, जो रेखा से जुड़ी होती है। अब मान लेते हैं, अब ये कोई जरूर नहीं है, ये कोना है, 8 कोना है, 8 कोने पर ये कण है, अवयव है, इसी अवयव को हम बिंदु कह रहे हैं। कण को या इसको परमाणु भी मान सकते हैं या परमाणु कहें। अगर मान लेते हैं कि इस प्रकार भी जुड़े हो, यहाँ एक कण है, 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 तो यह इससे जुड़ गया, रेखा में इससे जुड़ गया, या इस रेखा में जुड़ गया। या यहाँ भी एक कण है, 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 एक दूसरे से सीधा जुड़ गए, इस तरह जुड़ गए। तो जालक बिंदु किसे कहते हैं? किसी भी क्रिस्टल में जो बिंदु के रूप में, बिंदु का मतलब कण को, बिंदु का मतलब कण को हम रेखा के रूप से प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम कहते हैं जालक बिंदु कहते हैं। प्रश्न नंबर 1.11 में क्या प्रश्न है? दूसरा प्रश्न है कि एकक कोशिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर के नाम बताइए। एकक मतलब यूनिट सेल को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर का नाम बताइए। तो चलिए, पैरामीटर हम यहाँ पर एक क्यूब यहाँ से अलग और बनाते हैं। यहाँ पर एक क्यूब और बनाते हैं इस तरह, इसको इस तरह जोड़ दिए और इसको इस तरह जोड़ दिए। एक पैरेलल यहां से एक्स हम खींच रहे हैं, यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष की ये कोर की लंबाई, यहाँ पर ये एक्स वाले की ए है और इसकी वाई वाले की बी है और जेड वाले की सी है। और यहाँ पर देखेंगे कि यह कोण बी सी ये एल्फा है, सी ए यहाँ पर बीटा है और ये क्या है? ये गामा है। तो यहाँ पर अभिलक्षणिक पैरामीटर में ये 3 हो गए। पहले की कोर की लंबाई, कोर की लंबाई मतलब ए बी सी, ये 3 हो गया। ये कुल मिलाकर कितना हो गया? 3। और कोण कितने हैं? एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा, अक्षीय कोण गामा है।
तो ये कुल कितने हो गए? 3 हो गए। तो कुल पैरामीटर इसमें 6 पैरामीटर अभिलक्षणित होते हैं। इसका आंसर हो गया। प्रश्न तीसरा दिया निम्नलिखित में विभेद कीजिए। 1.12 प्रश्न है कि निम्नलिखित को विभेद कीजिए। पहला इसमें है षष्ठकोणीय एकनताक्ष एकक कोष्ठिका। इसमें पहला है षष्ठकोणीय एकनताक्ष एकक कोशिका। तो इसमें इसके माध्यम से हम पढ़ा चुके हैं जो मौलिक सेल है, इस मौलिक सेल के आधार पर 7 प्रकार के कैटेगरी में इसको बांटा गया था। तो इसमें षष्ठकोणीय में कोरों की लंबाई a बराबर b बराबर नॉट सी है और कोण क्या है? इसमें कोण एल्फा इजकल टू बीटा 90 डिग्री है और गामा इजकल टू नॉट 120 डिग्री है। इसका मतलब कि एल्फा और बीटा 90 डिग्री इसमें होगी इस षष्ठकोणीय वाले में, और जो गामा है 190 से ऊपर 120 से कम होगी। दूसरा इसी में करा कि एकनताक्ष क्या है? एकनताक्ष में क्या है? तो एकनताक्ष में एल्फा इजकल ए इजकल टू कोर की लंबाई है ए इजकल टू नॉट बी इजकल टू नॉट सी। मतलब तीनों ये कोर की लंबाई तीनों भिन्न भिन्न है। ये कोरों की लंबाई तीनों क्या है? भिन्न भिन्न है। और कोण इसमें कोण में एल्फा इजकल टू गामा 90 डिग्री होता है और बीटा इजकल टू नॉट 120 डिग्री होता है। तो ये हो गया षष्ठकोणीय एकनताक्ष में विभेद हो गया। अगला प्रश्न है 1.13 में प्रश्न है, नहीं इसका ये पहले का आंसर है, इसमें दूसरा है। ये पहले में था षष्ठकोणीय एकनताक्ष में अंतर, इसमें दूसरा प्रश्न है फलक केंद्रित और अत्यंत केंद्रित एकक कोशिका में अंतर बताना है। फलक केंद्रित और अत्यंत केंद्रित। अत्यंत केंद्रित का मतलब अंतः केंद्रित एकक कोशिका है। तो फलक मतलब कि एफसीसी, यहां पर समझे एफसीसी तथा बीसीसी में अंतर पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो एफसीसी में क्या होता है भाई? एफसीसी में अगर यहां पर देखने 4 कोने होते हैं, ये 4 कोने कर रहे हैं, 8 कोने होते हैं। ये प्रत्येक कोने पर एक एक अवयव या कण या परमाणु उपस्थित है। तो यहां पर अंतर में कह रहा है कि 8 का 1/8वां भाग, 1/8वां भाग ये घेरता है, ये पहला अंतर। बीसीसी में क्या है? बीसीसी में यही है, यहां पर क्यूबिक बनाइए, प्रत्येक कोने पर मतलब कि 8 कोने, 8 कोनों पर ये एक एक कण है, लेकिन इसमें एक केंद्रीय ये पार्टिकल होता है। इसमें कोई पार्टिकल नहीं होता है, इसमें केंद्रीय होता है। मतलब इसके एक फल के ऊपरी फलक के बिंदु पर एक पार्टिकल होता है, और जबकि इसके किसी भी फलक पर एक केंद्रीय कण या
अवयव नहीं होता, इसमें अवयव होता है। तो हम जानते हैं कि स्कोर निकालते हैं तो यूनिट सेल में कितनी संख्या है इसमें, तो 8 गुणे 1/8 इजिकल टू 1 निकाल चुके हैं। बीसीसी में कितना है, तो इसमें 1 है तो 1/8 गुणे 8, तो यहाँ पर 1 हो गया, और 1 केंद्रक है तो 1 + 1 बराबर इसमें कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, तो अगर एफसीसी और बीसीसी में क्या अंतर है, मतलब कि फलक केंद्रित और अत्यंत केंद्रित एकक कोशिका में क्या अंतर है, तो अंतर यही है कि इस क्यूब के अंदर 8 कोने पर 8 कण या परमाणु होते हैं, तो इसका 1/8वां भाग होता है। इसमें क्या होता है कि 8 कोनों के अलावा इसके फलक केंद्र पर एक अवयव या कण उपस्थित होता है, ये इसमें अंतर है। अगला प्रश्न, मतलब 1.13 स्पष्ट कीजिए कि एक घनी एक कोशिका के पहले में दिया है कोने, दूसरा दिया है अंत केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोशिका के सहभाजित होता है। इसका उत्तर ये 1.12 के दूसरे प्रश्न में ही है भाई, अलग से नहीं है। अब उसमें पूछा था कि एफसीसी और बीसीसी में क्या अंतर है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें यह अवयव की सहभागिता कितनी है। तो इसमें एफसीसी में अवयव की सहभागिता कितनी है, 8 परमाणुओं का 1/8वां भाग है, और इसमें कितना है, 1/8 का 8वां भाग तो है। इसमें एक क्या होता है, केंद्रक होता है, इसके फलक पर एक केंद्रक होता है। यही इसका आंसर हुआ। मतलब ये कि 1.3 वाले प्रश्न में कि इस क्यूबिक के अंदर कितनी सहभागिता अवयव ले रहे हैं, तो 1/8वां भाग, इसमें कितना ले रहे हैं कि ये 8 का 1 इस पर केंद्रित होता है। तो जब केंद्रित होता है तो इसका 1 इसका 1, कुल टोटल संख्या कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है। तो बस इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो निविड संकुलित संरचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, और दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं इस तरह नहीं समझ में आता है, तो मेरे पास जिसका व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं भेज दूंगा। और हम आशा करते हैं कि इसको पढ़ाने के बाद आप लोग बुक भी आराम से देखिए, ताकि और स्पष्ट क्लियर हो जाए। और इसके साथ आप लोगों को धन्यवाद करता हूं।